बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज ईद स्पेशल। तमाम देखने वालों को तला जतोई की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, न्यूज़ वन के नेटवर्क की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस ईद के प्यारे दिन के सदके तमाम तर जायज़ ख्वाहिशात पूरी और मंजूर और मकबूल फरमाए। और क्योंकि आज ईद का दिन है तो यकीनन आज हम सियासत की बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, लेकिन हम सीरियस बात भी करने की मैं कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मेरी आदत बन गई है। मैं चाहता हूं कि हमेशा सियासत, मईशत, मुआशरत के इशूज़ उठाऊं और आप तक आगाही पहुंचाऊं। लेकिन आज जो है क्योंकि खुशियां बांटने का दिन है, पॉजिटिविटी का दिन है, तो मेरे साथ इसी तरह एक कमाल पैनल भी मौजूद है जिनसे मैं आपका तारुफ करवाऊँ, क्योंकि वो मेरे साथ मौजूद हैं कि जिनकी मौजूदगी में मैं अगर ज़्यादा बोल जाऊँ तो मुझे सही नहीं लगेगा, क्योंकि यकीनन वो हम सब के उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं। कराची स्टूडियो मुझे ज्वाइन किया एक ऐसी शख्सियत ने, क्योंकि आज का जो दौर है ख़वातीनो हज़रात, इसमें ह्यूमर सबसे मुश्किल जॉनरा है। लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम है। और अगर आप पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट कंटेंट की तरफ नज़र डालें तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो कॉमेडी साइड पे काम कर रहे हैं वो गिनती चुनती के लोग हैं। ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। वजह यही है कि आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ लोगों को हंसाना, क्योंकि इतनी परेशानियों में, बड़ा मुश्किल काम हो गया है। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं मैं उनको दोनों हाथों से सलाम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बड़े मकाम पे नवाजा है कि वो ये खुशियाँ दुनिया में बांट रहे हैं, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं हनीफ राजा साहब। हनीफ साहब जज़ाकल्लाह खैर, आपकी मौजूदगी में मैं बड़ा कहते हैं प्राउड मोमेंट फॉर मी, फैन मोमेंट फॉर मी, आपका फ़ैन भी हूँ और आपसे बड़ा सीखा है और आपने बड़ा मुस्कुराया, हमें हंसने का मौका दिया। थैंक यू सर, ईद मुबारक आपको। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और आपके तमाम व्यूवर्स को बहुत सारी ईद मुबारक। और आपने एक बात बड़ी अच्छी की, क्योंकि इस स्टूडियो से मैं आपके शोज़ देखता रहता हूँ और माशाल्लाह बड़ी कमांड है आपको अपने काम पर और बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे टैलेंटेड लोगों से मिलकर। और मैं तो शूट से पहले आपसे कह भी रहा था, आप तो भाई इतने टॉल हैं, हैंडसम है। पर आपके बाल देख के मैं बुढ़ा फील कर रहा हूँ। आपकी जवानी का राज क्या है, इतनी जवानी? बस जवानी का राज ये है कि मैं करंट अफेयर का कोई प्रोग्राम नहीं करता। माशाल्लाह। लेकिन आप लोगों को हंसाते हैं। हनीफ भाई वैसे मुश्किल काम है काफी। सर दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम, देखिए रुलाने के लिए तो बीवियां और असेंबलियां काफ़ी हैं, काफी। ठीक है ना। हंसाने के लिए तो आपको बड़ा मतलब जिगर का खून जलाना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि यार ऐसा कौन सा कंटेंट बनाए। आपको एक बात बताता हूँ तला भाई, जब हम कोई कंटेंट बनाते हैं टीवी के लिए भी या लाइव शो के लिए, जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ या मैं शो में लाइव जो कॉर्पोरेट के इवेंट्स होते हैं उनमें मैं होस्टिंग करता हूँ, साथ मेरी स्टैंड अप कॉमेडी भी होती है, दूसरे आर्टिस्ट भी होते हैं। तो स्टैंड अप कॉमेडी में ख़ास तौर पर, और या टीवी का शो हो जो हंसाने के लिए हो, 25 लोग 10,000 लोग वहाँ बैठे हैं और वो एक ही वक्त में हंस रहे हैं। टीवी पे तो पता नहीं चलता ना घर में कौन इस बात पे हंसा या कौन नहीं हंसा, लेकिन वहाँ पता चलता है जब क्राउड बैठा होता है 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, वो एक ही वक्त में एक जोक पे हंसते हैं। तो वो अलग अलग माइंड सेट के लोग होते हैं, एग्जैक्टली। वो अलग अलग आईक्यू लेवल के लोग होते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर दूसरे तरीके का होता है रिसीव करने सबको आप एक ही वेवलेंथ पे ले आते हैं। एक वेवलेंथ पे आके जब वो हंसते हैं ना, ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। यस, तारुफ करवाऊं दूसरे मेहमानों का आपकी इजाजत से। हनीफ भाई जी प्लीज। मेरे साथ मौजूद है जिन्हें कहते हैं वन मैन इंडस्ट्री, क्योंकि आपका तारुफ इतना बड़ा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे इतना बड़ा पर्चा दिया है। किसका ये सर ये वन मैन इंडस्ट्री है। थोड़ा अच्छा। कहते हैं वो सस्पेंस क्रिएट करने थे। हाँ। आप फिल्म मेकर भी हैं, सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में काम किया, दुनिया भर में परफॉर्म किया। आपके बहुत सारे ड्रामे, आपके बहुत सारे पायनियर है बहुत सारी चीज़ों के, ऐसे ऐसे काम आपने किए हैं जो पाकिस्तान में सबसे पहले करने वाले आप थे। और अगर मैं शायद ये पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ भी लूँ तब भी आपका इंट्रोडक्शन कम पड़े। नाम ले लेते हैं, यासिर अख्तर साहब ने हमें लंदन से ज्वाइन किया हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच यासिर साहब। वन मैन इंडस्ट्री को हम वेलकम करते हैं अपने शो में और आपको बहुत बहुत यासिर साहब ईद मुबारक हो। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं सर? वालेकुम सलाम, ईद मुबारक टू न्यूज़ वन एंड टू पाकिस्तान एंड टू ऑफ कोर्स सुपरस्टार तला। सर नहीं सर, मैं बहुत छोटा आदमी, आपके मुझे सुपरस्टार सुन के ना मैं सर अभी पिघल जाऊंगा सर मोमबत्ती की तरह और टेबल के नीचे होऊंगा। देखिए बात ये है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हम सबको लेजेंड्स और सुपरस्टार्स बना के अपने अपने कामों के लिए भेजा। सुभान अल्लाह। तो कुछ लोग ज्यादा काम करते हैं, कुछ कम करते हैं। हनीफ भाई बैठे हैं और दूसरे लोग हैं, इन्होंने अपने अपने हिस्से का काम किया, मैं अपने हिस्से का काम करूं और आप जैसे भाई मिल जाते हैं तो काम और बेहतर हो जाता है दुनिया में। हमारी बात
दुनिया तक पहुंच जाती है। तो यासिर भाई, को बहुत ईद का पैगाम भी दे दें शुरू में। व्हाट इज दिस ईद फॉर यू, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू? हमें क्या समझना है इस ईद से, दुनिया को देखते हुए, अपने हालात देखते हुए, मुसलमानों के हालात देखते हुए? यासिर भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ उन सब लोगों से जो डिप्राइव्ड हैं, जो लोग इस दुनिया में इस वक्त परेशानी में हैं, जिनके घर नहीं है, जो इस दुनिया से चले गए, जिनकी फैमिलीज, हमारे सब मुसलमान भाई और जो दूसरे मजहब के लोग भी हैं जो इस वक्त ईद मना रहे होंगे और बहुत मुश्किल वक्त में होंगे। अल्लाह ताला उनको सबको बेहतरी की तरफ लेके जाए, उनके हालात बेहतर के। दुआ कर सकते हैं जो चले गए इस दुनिया से, तो ईद मुबारक उनके लिए भी, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी लेकर आए। जो लोग हम लोगों की तरह हैं, अल्लाह ने हमें कुछ दिया है तो दुआ ही कर सकते हैं हम लोग इन लोगों के लिए। ईद यहाँ पर यूके में, मैनचेस्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से हम मनाते हैं। हमारे आप लोगों की तरह बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तानी हैं, कभी ये महसूस नहीं होने देते हमें कि हम यहाँ अकेले हैं। दुनिया में जहाँ भी गए, पाकिस्तान की वजह से गए और वहाँ जाकर आप जैसे भाइयों का साथ रहा, तो कभी मुश्किल ही नहीं हुई कुछ खुश रहने में। ये इनायत है अल्लाह की। वो यासिर ईद मुबारक कह रहे थे तो वो बात कुछ ओवरलैप हो गई, तो मैं उस वक्त मैंने सुन लिया था, लेकिन क्योंकि आप बोल रहे थे मुनासिब नहीं लगा बोलना। तो यासिर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और बड़े अरसे के बाद आपका दीदार हुआ। वैसे तो हम मिलते रहते हैं, जब भी आप पाकिस्तान आते हैं तो मुलाकात होती है। और ज़्यादा आप अब देखिए, अब तो ग्लोबल विलेज बन गया है ना पाकिस्तान, और यूके, मैनचेस्टर, सब ये दूर दूर नहीं रहा अगर देखा जाए तो। दूर उस वक्त पता चलता है जब हम इसका टिकट लेते हैं पाकिस्तान आने का। ठीक है। और यासिर भाई ने कहा ना कि वो अकेलापन महसूस नहीं होता ना। हाँ, यस। तभी वहाँ पे कोई मोटरसाइकिल पीछे से नहीं आती है, मोबाइल निकालो। हाँ, मैं यासिर के लिए एक बात कहना चाहूँगा। यासिर वो टैलेंटेड आदमी है। जब ये बात है 1996 की, जब NTM पर मेरा पाकिस्तान का पहला प्रैंक शो कैसा आया, अच्छा, वो मेरी तख्लीक था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज पड़ोसी मुल्क में भी, इंडिया में और पाकिस्तान में, हर जगह उसी को कॉपी कर रहे हैं, वही चीज़ें। उसमें मैंने यासिर के साथ एक प्रैंक भी किया था, अगर इनको यासिर को याद हो। और वो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हनीफ राजा पे मौजूद है। उस वक्त इनका मेरा घर एक वर्लपूल शायद उसी वक्त आता था यासिर। मेरा घर एक वर्लपूल, पहला ब्रांडेड ड्रामा सीरियल, बेहतरीन काम था, ऐसा बेहतरीन सीरियल। और निदा यासिर, जो उस वक्त निदा पाशा थी, जी जी, शादी नहीं हुई थी, वो यासिर साहब की इंट्रोडक्शन है। वाह। हाँ, और यासिर ने हमेशा, भूल रहे हैं आप जी, आप पाकिस्तान का पहला पॉप चार्ट शो भूल रहे हैं, म्यूजिक चैनल चार्ट। ओह यस यस, आप वो सारा जितने 100 के 100 वीडियो, क्या बात है, मैंने बनाए। हाँ बिल्कुल फिर वो जो बिल्कुल। टेलीफिल्म सीरीज जिससे हुमायूं सईद और शमून अब्बासी आए, टपाल सिनेमा, वाह, और इतने सारे ऐसे टेलीफिल्म सीरीज जो पहले ऐसे तो यासिर भाई मैनचेस्टर नहीं पहुंचे ना भाई, समझे ना, आपने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने माशाल्लाह से अल्लाह ने उनको बड़ा मकाम दिया है। यासिर साहब ने, शुक्र है, अब अल्लाह ने इतना करम किया है कि यहाँ पर भी जो हमारे जो यहाँ के टॉप आर्टिस्ट हैं, ब्रिटिश एशियन, जिनको अपाची इंडियन है, स्टूडियो नेशन है, जो अब तो खैर चले गए दुनिया से स्टूडियो नेशन, लेकिन जितने भी यहाँ के जितने सहारा ग्रुप हैं, वो सब हमारे साथ इवेंट्स करते हैं, शोज करते हैं, कॉन्सर्ट। अभी जो रिसेंटली प्रोडक्शंस आई हैं, 3 आप में से किसने पता नहीं देखी हो नहीं देखी हो, आजाद एक फिल्म की है मोहम्मद शेख के साथ यहाँ लंदन में। फिर निम्रा खान जो है हमारी एक्ट्रेस, उनके साथ एक हमने, मुझको पता है कि जो PTV नेटवर्क पे चली, बहुत लोगों ने पसंद किया। अभी मैं आया हुआ था पाकिस्तान, तो हनीफ भाई को बहुत मिस किया मैंने। रंग दो रंगी के लिए ढूंढ रहा था मैं आपको एक कैरेक्टर के लिए, लेकिन आप मिल नहीं रहे थे। तो आप बता देते, वो तो जब भी आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप टैलेंटेड आदमी। एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है US के अंदर, ये वादा है मेरा। माय प्लेजर, माय प्लेजर। विलन की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। विलन के रोल के लिए कहते हैं कि मैं बड़ा सूटेबल रहता हूँ, क्योंकि बाल मेरे नहीं है ना, इस वजह से अमरीश पुरी लोगों को याद आ जाता है। सर आपने हनीफ भाई का इंट्रोडक्शन और मेरा इंट्रोडक्शन तो आपने ही करना है ना न्यूयॉर्क में। बस सर मैं वेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सब साथ एक जाएंगे तो लगेगा कि सर फैमिली एनवायरनमेंट है। नहीं, वैसे आजकल तो हर आदमी विलन ही बना हुआ है, हर आदमी विलन, हालात ही ऐसे हैं। मैं गुजारिश करूंगा दोनों मेहमानों से, उनसा को वेलकम करना चाहते हैं। उनसा शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आजकल उन्होंने मैट्रिमोनियल सर्विसेज भी शुरू कर दी हैं। उनसा, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग। उनसा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? ईद तो बहुत अच्छी गुजर रही है, पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने देखा कि आपने मैट्रिमोनियल सर्विसेज शुरू कर दी हैं, तो मैंने कहा कि आज ईद के दिन आपसे पूछूं, जो मर्दों की ख्वाहिश होती है इतनी देरीना
कि वो अरब ममालिक में तो हर कोई 4-4 शादियां कर लेता है, हमारे यहाँ कोई बीवी से दूसरी तीसरी शादी का जिक्र करे तो फौरन से उन्हें आग लग जाती है। हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है उनसा? एक्चुअली हमने जो मुस्लिम्स में तो 4 शादियां जायज हैं, लेकिन हमारे जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो हिंदुइज्म में ये होता है कि जब एक शादी की जाती है तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज है कि जो है वो सेपरेशन तो हो गई है इंडिया से, लेकिन वो ये जरूर है कि वही कल्चर जो है हमने वही अडॉप्ट किया है। चले तो मैं अब मुझे जो मुझे उनसा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आके ना आपसे टैरो कार्ड्स निकलवाऊंगा कि वो कल्चर कब आएगा जब मर्द 4 शादियां बासानी करेगा, पहली बीवी ही जाके दूसरी बीवी ढूंढेगी। एक मुझे ब्रेक लेने ये दीजिए। ब्रेक इसलिए ले रहे हैं ताकि अपनी मिसेज से माफी मांग सकें। यस, समझ गया नहीं भाई, सीनियर है ना, उनको सब मालूम है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आलिया आपा हमारे साथ, आलिया सारिन बर्नी साहब हमारे साथ होंगी, इसलिए डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज ईद स्पेशल। बड़ा कमाल पैनल, बड़ा कमाल गेस्ट मेहमान मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि ईद का दिन है और ईद की मुनासबत से कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरें। तो यकीनन ब्रेक से पहले मैंने आपको मिलवाया हनीफ राजा साहब से, यासिर अख्तर साहब से, उनसा शाह साहिबा से। अब मुझे कराची स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं आलिया सारिन बर्नी आपा हमारी, यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत मारूफ मकबूल मशहूर समाजी शख्सियत है। आलिया आपा, थैंक यू सो वेरी मच, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। तो आलिया आपा, सबसे पहले ये बताइए ईद पे आपका पैगाम क्या है? मोहब्बत, एहसान, रवादारी, इंसानियत, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा पैगाम है। और ईद पे क्या, सारा साल हम इसको याद करते हैं और ईद में तो हम ख़ास तौर पे याद करते हैं। छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, पैगाम तो यही है। और इस रमज़ान में आपने ऐसी कौन सी चीज़ें देखी जो आप कहेंगे कि यार अब ज़माना बदल गया है, हालात बदल गए हैं, कुछ चीज़ें वैसी नहीं रही जो पहले थीं? नहीं, देने वाला हाथ हमारे मुल्क में हमेशा से है और मुझे इस दफ़ा भी हम लोगों को कुछ कह रहे हैं आप भाई? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बात अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, देने वाला और हाथ। वाकई ये देने वाला हाथ है और अल्लाह का करम एहसान है। इस रमज़ान भी ये चीज़ें मैंने देखी हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो जो गुर्बत वाली एक कहानी है ना, कि गुर्बत नहीं ख़त्म होती, एग्रीकल्चरल कंट्री है और यहाँ पे ज़राअत नहीं होती। तो जब हम सबको मजबूर कर देंगे, लाचार कर देंगे, तो फिर मुझे ये बताइएगा कि देने वाला कितना देगा। और जो तकलीफ दे बात है वो ये कि हमारा जो डोनर था इस साल वो भी उन लोगों में शामिल है कि जो हमसे उम्मीद करता है कि हमारे पास से उसे कुछ मिले। ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे बात है। अवाम हमारे यहाँ बेशक अपने पैसों में से चीज़ें निकालती है, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो कब इन सारे कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी? हमारे पास टैक्स तो हम बहुत देते हैं, बल्कि एडवांस टैक्स भी लगते हैं जो दिए जा रहे होते हैं। तो इन सारे टैक्सेस के बाद इस आम आवाम के लिए सहूलत कब मिलेगी? हनीफ भाई, आपकी नज़र में आज जो हमारी सोसाइटी जहाँ खड़ी है, हम खुशियों की बात तो करते रहेंगे और हमेशा करते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम कोई ऐसी बात भी करें जिससे हमारा मुआशरा एक बेहतर रास्ते पे चले, हम अपनी बुराइयों को समझें और उनके सही करने के लिए इकदाम करें। आप सब क्या समझते हैं, हमें आज क्या करने की ज़रूरत है? झूठ बोलना छोड़ना होगा, कुछ और काम छोड़ना होगा, क्या छोड़ने की ज़रूरत है, क्या बदलने की ज़रूरत है? देखिए, इखलाकी तालीम जो है ना, वो तो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में वो एक ही होती है। दुनिया का कोई मज़हब, कोई धर्म, कोई भी आप समाज उठाएं, वहाँ पे इखलाकी तालीम सबकी है कि जिसमें ना झूठ बोलना अच्छी बात है, ना किसी को धोखा देना अच्छी बात है। और जैसा कि अभी आपा ने बात की, आलिया आपा ने, कि इंसानियत से बढ़कर तो कोई चीज़ है नहीं। हम इसको अगर अपना लेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। मगर बात यह है कि मैं जिस माशरे में सांस ले रहा हूँ, आप जिस माशरे में सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो हम एक जैसा ही कंज्यूम कर रहे हैं ना, और उस ऑक्सीजन में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें फ़रेब भी हम खा रहे हैं, धोखा भी हम खाते हैं, हम जाली चीज़ें भी ख़रीद रहे हैं, हम अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं। तो अब ये बताइए कि जब मेरे साथ, आपके साथ ये सब कुछ हो रहा होगा, तो हमारे अंदर की इखलाकी तालीम कहाँ जाएगी? वो भी कहीं ना कहीं डैमेज होगी और फिर हम भी उसी का कहीं ना कहीं वो आउटपुट दे रहे होंगे। तो जब सब कुछ सही होगा ना बेसिक से, तो फिर सब लोग खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की। मैं आपसे उम्मीद रखूं, आलिया आपा से उम्मीद रखूं, या मैं अपने आप से उम्मीद रखूं कि मैं अच्छा हो जाऊं, बाकी सब लोग उसी तरह चलते रहें, ये मुमकिन नहीं है। हम लोग सिस्टम का हिस्सा हैं, सब सिस्टम का असर कहीं ना कहीं हम पर हो ही जाता है। बेशक बेशक। इनफैक्ट हनीफ भाई, जब बचपन से हम इस्लामिया स्कूल में पढ़ते आए थे तो हमें वो पिलर्स पढ़ाए जाते थे, हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, तौहीद। जब मैंने खुद कुरान पाक की तफसीर पढ़ी तो मुझे मालूम पड़ा कि जो 4 शोबा जात हैं इस्लाम के, असल में तो मुझे वो पिलर्स लगे जिसमें पहला अकीदा है, दूसरा इबादत, तीसरा मुआमलात, चौथा इखलाक। विदाउट मुआमलात और इखलाक तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई पैगाम है ही नहीं कि हम सोसाइटी का ख्याल रखें, दूसरे का ख्याल रखें। यासिर भाई, आप माशाल्लाह से मैनचेस्टर में रह रहे हैं और वहाँ पर तो बड़ी आवाज़ उठाई जाती है,
और मैं ये बात आपसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगा हूँ, क्योंकि आज हम भले ईद शो कर रहे हैं लेकिन हम उनको भी याद रखें जो आज ईद मना नहीं सकते हैं। हमारे फ़लस्तीनी भाई, उनके साथ जो गज़ा में हुआ, जो जेनोसाइड, नस्ल कुशी हुई, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ज़्यादा अवेयर है, तो मैं जानता हूँ आप भी ज़्यादा अवेयर होंगे और आपने देखा है कि दुनिया किस तरह आवाज़ उठा रही है उनके लिए। वो आज ईद नहीं मना पा रहे, लेकिन उन्होंने नमाजें पढ़ी हैं तरावी की मस्जिद अक्सा पे, उन्होंने अपने रोज़े भी रखे हैं, उनके पास खाने को नहीं था फिर भी उन्होंने सहरियाँ किए बिना रोज़े रखे। और किस तरह वहाँ पे मैल न्यूट्रिशन की सूरत हाल है, जो एड सामान वहाँ पे पहुँचाया जा रहा था उनके वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है, ब्रिटिश सिटीजन से जिनको टारगेट किया गया। तो यकीनन अब वक्त आ गया है कि ये हालात बदलें, क्योंकि अब मेरा तो दिल रो रो के अब समझ नहीं आता कि अब करें तो क्या करें। यासिर भाई, सबसे पहली बात, इफ यू रिमेंबर, मैंने प्रोग्राम शुरू होते ही सबसे पहले इन लोगों के लिए दुआ की थी जो डिप्राइव्ड हैं दुनिया में, जहाँ भी हैं इस वक्त बेघर हैं, जिनके साथ मुश्किल हालात हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जो लोग चले गए इस दुनिया से, दुआ कर सकते हैं उनके लिए, रोजाना दुआ करते हैं, इफ्तारी पे भी, सहरी पे भी। यहाँ पर जो यूके में मामलात हैं, आप यकीन माने कि इतना कोई बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इवन के जो यहाँ के डिफरेंट कल्चर्स के ब्रिटिश सिटीजन हैं और जो बाहर से लोग स्टूडेंट्स आए हैं, इनके आपने प्रोटेस्ट देखे होंगे लंदन, मैनचेस्टर, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, ये ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। इवन के सोशल मीडिया पे यहाँ के जो अपने ब्रिटिशर्स हैं वो भी इसके ऊपर बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी तो हमने रिसेंटली देखा है कि ये इसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा यूएन जो है वो कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुई। सो कोशिशें जारी हैं। आई होप कि जो 30,000 से ज्यादा लोग चले गए, बल्कि ये तो एक मैं रफली आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा होगा। कई ज्यादा लोग जो अभी अफेक्टेड हैं, मेरे ख्याल से लाखों में होंगे वो लोग जिनकी कोई काउंट नहीं होगी। सो अलहम्द पढ़ सकते हैं इनके लिए, रोजाना दुआ कर सकते हैं उन बच्चों के लिए। हम लोग महफूज जगहों पे हैं, हमारे पास यहाँ NHS है, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं। वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर ऑल दिस कि हमारे बच्चे सिक्योर जगहों पे हैं। बल्कि इवन आप लोगों के भी जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर सिक्योरिटी है, हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। बट जिनके पास नहीं है उनके लिए भी आज ईद हमें मनानी होगी, उनके लिए दुआ करनी पड़ेगी। उनको भी कुछ ना कुछ भेजना होगा। आलिया यहाँ आई हुई हैं, उनकी फैमिली के बड़े एहसानात हैं पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया में। सो अलहम्द पढ़ सकते हैं इनके लिए, रोज़ाना दुआ कर सकते हैं उन बच्चों के लिए। हम लोग महफूज जगहों पे हैं, हमारे पास यहाँ NHS है, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं। वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर ऑल दिस कि हमारे बच्चे सिक्योर जगहों पे हैं। बल्कि इवन आप लोगों के भी जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सिक्योरिटी है, हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। बट जिनके पास नहीं है उनके लिए भी आज ईद हमें मनानी होगी, उनके लिए दुआ करनी पड़ेगी, उनको भी कुछ ना कुछ भेजना होगा। आलिया की फैमिली के जो है बहुत एहसानात हैं। सारिम भाई लंदन में होते हैं और इनके साथ हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है, ऑन एंड ऑफ मिलते रहते हैं इवेंट्स के ऊपर। यहाँ मैनचेस्टर भी आते रहते हैं बहुत। तो जहाँ जहाँ जिस को मौका मिल रहा है पाकिस्तानियों को और दूसरे कल्चर के लोगों को, दे आर प्रोटेस्टिंग whatever they can do in their own limitations, they are doing their best. राइट, तो हम भी कर सकते हैं। राइट सर, वेल सेड। उनसा, क्योंकि आप माशाल्लाह से इतनी मकबूल और मशहूर टैरो कार्ड रीडर हैं और आपकी प्रेडिक्शंस काफ़ी टारगेट पे भी लगती हैं, बातें हो भी जाती हैं आपकी बातें सच्ची, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इस वक्त फ़लस्तीन में आग लगी हुई है, ये कब बुझेगी? इसके लिए कोई कार्ड से पूछे ना, ये क्या बता रहे हैं? देखिए, अभी तो नेगेटिविटी नजर आ रही है, तो बहुत जल्द तो नहीं है, लेकिन आगे जो मेरे पास कार्ड आया है वो गुड लक का कार्ड भी है। तो ये मामलात जो हैं अभी तो कुछ महीने, फ्यू मंथ्स तो मुझे लग रहे हैं कि 2024 तो इन्हीं लड़ाई झगड़ों और प्रॉब्लम्स में नजर आ रहे हैं। लेकिन 2025 में उनको कोई रिलीफ मिलेगा, कोई ना कोई एक डिवाइन हेल्प भी मिलेगी, अल्लाह ताला की तरफ से भी कोई ऐसी हेल्प मिलेगी कि इंशाल्लाह के उनके मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और यहाँ पर मुझे खुशियां मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि कोई ना कोई ये जो चारों तरफ से वो परेशानियों में घिरे हुए हैं, उस परेशानी से वो इंशाल्लाह निकल जाएंगे। थोड़ा अरसा है अभी उनके लिए। अल्लाह खैर करे। उनसा, अब मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, उनसा मेरे प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में कह रहे हैं कि भाई ईद शो है, आप क्यों इसको सीरियस बना रहे हैं, थोड़ा सा जो है इसको लाइटर साइड पे ले जाएं। उर्सा से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, सॉरी टू कट यू है यासिर भाई प्लीज। जी उर्सा, मैं बहुत शोज में आता जाता रहता हूँ पाकिस्तान, लेकिन आज तक किसी भी टैरो कार्ड रीडर ने मेरा कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया।
तो बता सकती हैं मेरी जिंदगी में अब क्या होने वाला है अगला? तीसरी या चौथी क्या होने शादी? वाला है? आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? बस ये मुश्किल 23 सवाल कर नवंबर, दिया और आपने। साल नहीं बताऊंगा। हाँ, मैंने कहा ना यहाँ फंसा अच्छा, दिया साल में बताएंगे। अच्छा, नहीं, you can check ठीक it है। on Wikipedia. आप You can check it on जी, Wikipedia. डेट क्या है आपकी? 23rd of November, Sagittarius. ओके, ठीक है। वैसे 23rd ऑफ आपकी लाइफ में भी काफी चैलेंजेस रहे हैं, आपकी लाइफ काफी चैलेंजिंग लाइफ आपकी गुजरी है, लेकिन आपके अंदर बहुत। पेशेंस बहुत है। आपके आगे मामलात जो है ना वो आप एक इमोशनल इंसान पर्सन भी हैं, तो आपके मामलात ही ट्रैवलिंग आपकी रहेगी फ्यूचर में भी। आप ऐसा लगता है कि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते ये मामला तो मुझे लगता है कि सही रहेंगे, बेहतर शादी है। एक ही रहेगी। और आपके जो शादी एक ही काम रहेगी। से रिलेटेड मामला, काम से रिलेटेड ही, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ही आपका आना जाना कहीं ना कहीं चलता रहेगा। काम की बात करें ना, उनसे शादियां कितनी होंगी? देखिए, शादियों को छोड़ दें। आगे वैसे इनका ना 26 इनका बहुत अच्छा रहेगा, शानदार, इंशाल्लाह। सक्सेस जो ये चले फिर चाह आप रहे लगे हैं। लगे हाथों मेरा भी बताएं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। हनीफ राजा साहब, डेट ऑफ बर्थ पहले बताइए। मैं बता देता हूँ, मेरी 23 जुलाई है, बाकी छोड़ दें। अब बताइए। अरे एक काम करें, उनसा प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि आप आराम से कार्ड निकालिए और हमें एक ब्रेक लेने दीजिए। हम ब्रेक से वापस आके फौरन आपसे पूछेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक व्यूअर्स, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज ईद स्पेशल। और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है क्योंकि हमारे साथ उनसा शाह मौजूद है, द फेमस टैरो कार्ड रीडर। तो इसलिए जितने ही मेरे मेहमान हैं सब ने अपने मुस्तकबिल के बारे में और मुस्तकबिल की शादियों के बारे में पूछने का फैसला कर लिया है। इस वक्त हम पूछ रहे हैं उनसा से हनीफ राजा साहब के मुस्तकबिल के बारे में, जिनकी तारीख पैदाइश साल बताने से उन्होंने इनकार किया। 23 जुलाई है। जी उनसा, बताइए। जी, देखिए, आपके जो कार्ड्स है ना, वैसे इस वक्त ऐसा लगता है बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बहुत हैं आप पे। आपने अपने आप को बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व किया हुआ है, बहुत सारी कमिटमेंट्स आपने ऐसी कुछ की हुई हैं कि आपको एक कभी कभी बड़ा बर्डन सा फील होता है। लेकिन दिल के आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत काइंड हैं और देने दिलाने वाले बहुत अरे, हैं। आप अगर तो कोई आपके cardiologist पास भी हैं। आ जाए तो वो खाली हाथ नहीं जा सकता। समझदार हैं, प्रैक्टिकल भी हैं और फैसले जो हैं वो बड़े सोच समझ के करते हैं, प्रैक्टिकल बेस पे, इमोशनल बेस पे नहीं करते हैं। काम के हवाले से हो या क्या, पैसे आपके पास आते रहेंगे, पैसों का लेन देन आपका चलता रहेगा, माशाल्लाह। ट्रैवल भी आपका होता रहेगा और आपको पसंद है बहुत ट्रैवल करना, आपको अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं आप और travel। फ्यूचर बताइए ना, फ्यूचर में फ्यूचर किस चीज का आप पूछना चाह रहे मतलब हैं? एक फ्यूचर होता है ना, अगले 1-2 साल, मतलब एक होता है- शादियों का? नहीं, अच्छा मैं बता दूं, 5 साल पहले मेरी मिसेस की डेथ हो गई थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो अभी तो मैं आमीन, सिंगल हूँ। आमीन। तो ऐसा Okay. हो भी सकता है, कोई बात नहीं। घर में बैचलर है, अच्छा, हनीफ आपकी राजा इज अ दूसरी बैचलर। शादी है वैसे, हाँ? जी सॉरी, मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। वैसे आपकी दूसरी शादी है, आप कभी कभी अपने आप को लोनली फील करते हैं? एक मिनट उनसा, आपकी जो मैट्रिमोनियल सर्विसेज है ना, आप क्यों नहीं जी। प्रोवाइड करती? हनीफ राजा साहब से बड़ी सेलिब्रिटी बिल्कुल, आपके आप- प्रोफाइल में और कौन होगी? जी, आप है ना, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी कंपनी है मैट्रिमोनियल सर्विस शादीब्याह.com, और अरे, आप आइए, आपके अच्छा। लिए जबरदस्त सा प्रपोजल मैं अरे दूंगी। अरे 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 अरे, मुझे लग रहा है अब आप लाइन लगवाने वाली है मेरे पीछे। मेरा सवाल रह गया उनसा। हाँ, जी, मैंने पूछा था उनसा कि वो दिन कब आएगा अब जब पाकिस्तान में पहली बीवी जो है अपने शौहर के लिए दूसरी बीवी ढूंढने जाएगी खुद? देखिए, ये तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारी सोच, हमारे जहनों में ये चीज, हम लोग नहीं इस चीज को अच्छा, अब आई एम सॉरी कबूल टू कर कट, सकते। माजरत चाहता हूँ, वो दिन वैसे जरूर आएगा। ये मौका नहीं है। नहीं नहीं यासिर, वो दिन जरूर आएगा जब पहली बीवी दूसरी तीसरी चौथी बीवी ढूंढने जाएगी। ये उस वक्त आएगा जब सब 100 साल के हो चुके होंगे। सब 100 साल के हो रहे हैं। आपने बहुत सारी बीवियों बहुत की मुश्किल खराब है करनी है आप वैसे लोगों ने। कि ये बात जो है ना, नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। खवातीन जो हैं उनके शायद वो ऐसी हो गई हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। अपने सामने तो नहीं, आप मर्द ये कि पीछे 2-3 शादियां करते रहे तो वो कोई इशू नहीं है। अब देखें, आलिया आपा हमारे साथ बैठी हैं और वो कह रही हैं कि सीरियस बातें कर रही हैं, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसी बातें करने यहाँ नहीं आई हूँ। आलिया आपा, अच्छा। अब ये ईद का दिन है, यकीनन हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज भी दें कि हाउ डू वी चेंज आवरसेल्व्स, हाउ डू वी इम्प्रूव आवरसेल्व्स, हम किस तरह अपनी सोसाइटी में बेहतरी लेकर आए। आजकल हम स्पेशली कराची में भी आप देख रही हैं आलिया आपा, कितना क्राइम बढ़ गया है, लोग बड़े परेशान हैं, एक मोबाइल छीनने के चक्कर में बेचारों की जानें चली जाती हैं।
क्या करना चाहिए हमें? आप कुछ समझाएंगे प्लीज? वापस आए अपने रिश्तों की तरफ। जिनसे उम्मीदें नहीं हैं उसमें बहुत सारे नाम हैं, लेने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन अपने रिश्तों से तो उम्मीदें थी। जब हम एक छत के नीचे रहा करते थे, एक ही, शायद लोगों को बैकवर्ड बात लगे बट इसमें बहुत सहूलत हुआ करती थी। एक एसी चलता था, सबके ज़मीन पर बिस्तर लग जाया करते थे। एक गाड़ी घर से निकलती थी, सारे घर के बच्चे उसमें चले जाते थे। सुबह ताया ने छोड़ दिया तो दोपहर को चचा ने ले लिया। ये सारी चीज़ें होती थी। मोहल्लेदारी बहुत हुआ करती थी। छोटी छोटी दीवारें होती थी दो घरों के बीच में, जिसमें से ख़वातीन चीनी चावल इन चीज़ों को बहुत मोहब्बत से लेती थी। जब घर में खाना बनता था और ढक्कन हटता था पतीली से, तो सबसे पहले खाना निकल के पड़ोस में चला जाता था, चाहे वो दाल हो चाहे वो बिरयानी हो। हम जब सादे ग़िज़ा खाया करते थे, और ये बिरयानी ही बहुत बड़ी दावत होती थी, कोरमा बहुत बड़ी दावत हुआ करती थी। हमने अखराजात को बहुत कम किया हुआ था, सादा ज़िंदगी थी हमारी, शोशा हम में नहीं थी। मुकाबला हमारा सिर्फ अपने आप से ही हुआ करता था, लोगों से कोई मुकाबला नहीं था। चीज़ें शेयर करते थे। दादी के कपड़े पोती तक आया करते थे, नानी के कपड़े नवासी तक आया करते थे। कभी ये टेंशन नहीं होती थी कि पुराना है अब नहीं पहनेंगे, वो सब हम पहनते थे। इवन कजन्स के कपड़े एक दूसरे के साथ शेयर हुआ करते थे, ज्वेलरी शेयर हुआ करती थी। इतनी शेयरिंग थी कि मोहब्बतों में कोई कमी नहीं थी। कब किसकी गुर्बत पे कौन सी चादर डल जाती थी किसी को पता भी नहीं चलता था। अब मुझे लगता है कि हमने उन चीज़ों से हम दूर हो गए तो हमारे लिए मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। हम जैसे ही अपने असल पर वापस आ जाएंगे हमारी मुश्किलात बहुत कम हो जाएंगी। अरे कितनी खूबसूरत बहुत बात खूबसूरत बात की है, बहुत कि खूबसूरत अब बात। देखिए, अब आज जो है ना, आज हर आदमी के पास, एक घर में 10 लोग हैं या 6 लोग हैं तो कम से कम 4 गाड़ियां ज़रूर हैं, फिर भी मुतमईन नहीं है। अच्छा, मैं एक बात और छोटी सी बोलूँगा। अब आज हम लोग जिस माशरे में रह रहे हैं, तकरीबन हर घर जो है वो अटैच बाथरूम है। या पहले एक बाथरूम होता था, बड़ी मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, अजीब सी लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन एक बाथरूम होता था। उससे क्या होता था कि वो सबको डिसिप्लिन में रखता था, उन लोगों के रूटीन को, उनकी सारा डिसिप्लिन रहता था। आज मैं ये देखता हूँ कि हर सहूलत मौजूद है मगर परेशानी फिर भी है। तो ये आप लोग बताएं कि ये क्यों है भाई? मेरा नज़र में अगर मुझसे पूछेंगे हनीफ भाई, तो इसका मैं आपको जवाब दूंगा, हम नफ्स के गुलाम हो गए। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हर इंसान मौत का जायका चखेगा, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने कहा हर नफ्स, कुल्लु नफ्सुन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना हर होगा। जानदार। हम इंसानों ने अपने नफ्स के सामने हथियार डाल दिए हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती रहती है और उससे दुगनी तिगनी ख्वाहिशें पैदा होती रहती है। अब ये पूरी होगा, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये खाना है, अब ये खाना है। यासिर और भाई, मशीन इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती है। कभी ये नहीं। जो हमने मशीनों का सहारा लेना शुरू कर दिए, चाहे वो हमारे हाथ का मोबाइल फोन है, हमारी सारी इंटरटेनमेंट, हमारा टाइम, एनर्जी, प्राइम टाइम हम उसको दे रहे हैं। अच्छी तकलीक है, इससे हमें जो अच्छा काम लेना चाहिए मज़बूत, तो हम ज़रूर लें, लेकिन अगर अपने इंसानों को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तों को, माँ बाप को रिप्लेस करेंगे इन चीज़ों से, तो हम सुकून नहीं पा सकेंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं देखती हूँ, आप भी देखते होंगे, रोड पर होती है, बहुत खूबसूरत लोग बैठे होते हैं, मियाँ का मुंह इधर और बीवी का मुंह उधर होता है। जब क्या तो वो- एक्सीडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। तो क्या वो गाड़ियों में बैठना वो मोहब्बत है, वो सुकून है, या वो जो बाइक पे बैठे? मुझे तो कभी कभी उन पे मोहब्बत ही आ जाती है कि बाइक पर बैठे हैं और बच्चे बीच में दबे हुए हैं और वो एक दूसरे को कह रहे हैं जरा इधर हो जाना, इधर, फिर मिल के वो बाइक जाती है और अल्लाह उनको खैरियत से पहुंचाए कि अपनी जगहों पे जाके एक वो होता है, बेंच होता है, उसी बेंच पे बैठ जाते हैं सारे। गोला गंडा आ जाता है या एक कबाब आ जाता है, उसके भी 2-3 हिस्से हो जाते हैं और सब मिल बांट कर खा लेते हैं। मोहब्बतें इसको कहते हैं, रिश्ते इसको कहते हैं। यासिर भाई, यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज? आप बताइए सर। मैं सिर्फ सॉरी टू कट यू है, नहीं सर, मैं ये बताइए। कहना चाह रहा था कि जब हम बड़े हुए तो तारिक रोड के इलाके में सिर्फ मेरा ख्याल से 2 या 3 रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे। सिंधी मुस्लिम ने वोटिंग बेसन हमारे सामने खुला, हमने वहां पर कितनी वॉककॉज में परफॉर्म किया, एरिज़ोना ने। इतना हम लोगों ने ऐसा वक्त देखा जब कम रेस्टोरेंट्स होते थे, कम गाड़ियां होती थी, लेकिन खुशियां ज्यादा होती थी। बड़े दिल के साथ लोग एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। जैसे आलिया बता रही हैं कि जी गाड़ी में 2 अगर कपल कोई बैठा हुआ है तो एक का मुंह उस तरफ है, एक का मुंह इस तरफ है, तो उससे बेहतर तो वो बाइक वाले जो खुशी से बैठकर जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान को जितना भी मिलता है ना, वो बेहतर से बेहतर की तलाश में होता है। जैसे कहते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। वाह वाह। तो अब बात यह है कि देखें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आगे हनीफ भाई आप पूरा करते हाँ, हैं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आलिया साहिबा की एक बात को और मज़ीद आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम सब इस माशरे का हिस्सा हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हम नकली बातें नहीं कर रहे, वो जो बैठ के नकली बातें, टिपिकल ड्राइंग रूम बना के बात शुरू कर देते हैं ना, जिसमें झूठ होता है, ये आम जिंदगी का हिस्सा है। क्योंकि देखिए यासिर, आपने भी जो प्लेस बनाए,
वो कैरेक्टर आपने आम जिंदगी से किरदार उठाए। मैंने जो सारी ज़िंदगी टीवी पे काम किया या थिएटर पे काम किया, मैंने आम जिंदगी के किरदारों को ऑब्जर्व किया और वहाँ से काम किया। तो पहले एक टीवी होता था, सबको याद होगा, ठीक है ना, और सब और किसी किसी घर में तो होता भी नहीं था। शुरू में हमारे घर में तो टीवी नहीं था, मोहल्ले में 2-3 टीवी थे, वहाँ देखने जाते थे। उसके बाद जब घरों में आना शुरू हुआ, एक टीवी पे सब लोग बैठते थे। मैं बात डिसिप्लिन की कर रहा हूँ कि 11 बजे ख़त्म हो जाता था, सब बैठते थे, देखते थे। आज हर घर में हर आदमी के हाथ में ये टीवी मौजूद है, ठीक है ना। अम्मी के कमरे में अलग है, बेटी के कमरे में अलग है, सबके कमरे में अलग है, सब अपने अपने प्रोग्राम देख रहे हैं। नहीं, अब तो ये मोबाइल भी टीवी है ना। सॉरी टू कट यू, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ड्रामों में मैं एक चीज देखता हूँ कि लोग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यासिर भाई सॉरी टू कट यू, यासिर भाई सॉरी टू कट यू, लेकिन आप जो इशू उठाने जा रहे हैं ना, यही वो इशू है जो मैं उठाना चाह रहा था, आपके साथ भी, हनीफ साहब के साथ भी, आलिया आपा के साथ भी, उनसा के साथ भी। लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आप लोग इजाजत के साथ एक ब्रेक लेते हैं। व्यूअर्स डोंट गो एनीवेयर, हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, बहुत कमाल पैनल मेरे साथ, बड़ी कमाल बात हो रही है। और यासिर भाई, मैंने आपको इंटरप्ट किया था, आप बात कर रहे थे ड्रामों के बारे में। मैं बड़ा परेशान होता हूँ यासिर भाई कि आजकल हमारे ड्रामों में बन क्या रहा है। क्या वजह है कि हमने 50-50 के बाद 100-100 बनाने का नहीं सोचा? क्या वजह है कि हम अपने ड्रामों और अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जरिए एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी को नहीं दे पाते हैं? क्या वजह है कि हम हराम को हलाल कर रहे हैं, ससुर बहू पे लाइन मार रहे हैं, देवर भाभी पे लाइन मार रहा है? हो क्या रहा है? जी यासिर भाई, पहले आपकी तरफ आ रहा हूं, आप बताइए क्या रीजन है कि हमारा कंटेंट इतना डिग्रेड हो गया है कि हम रियलाइज नहीं कर रहे कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी पे कितना आ रहा है? अच्छा, ये वैसे काफी हमारी आजकल डिबेट्स चलती रहती हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कि देखें, अगर आप 20 सालों में देख लें, ये जो कमर्शलाइजेशन है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि कमर्शियल होना चाहिए एलिमेंट प्रोग्राम्स में, एक जैसे ड्रामे बनने चाहिए, लेकिन एक पैरेलल प्रोडक्शंस होनी चाहिए हर चैनल के ऊपर, जो एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स होने चाहिए। वो खत्म हो गया पैरेलल, जो एक साइड थी, जिसकी वजह से कमर्शलाइजेशन की वजह से एक जैसे ड्रामे बन रहे हैं। अब आप दिखा रहे हैं कि जी एक ड्रामे के अंदर जब एक्टर्स एक्टिंग भी कर रहे हैं एक टेबल पे बैठ के या फिल्म में, तो वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं लंबे लंबे सीन्स में, क्योंकि ऐसा अब होता नहीं। घरों के अंदर अब एक साथ लोग बैठते ही नहीं, तो जब वो घर में ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते, वहां जाके एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो पुराना एक ड्रामा लग रहा होता है। एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें, रन ऑफ द मिल चीजों के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जा रही है। और ये जो व्यूअरशिप है, अब व्यूअरशिप तो ऐसे बहुत से कंटेंट की होती है जो हम जिक्र भी नहीं कर सकते इसका, ठीक है। ये व्यूअरशिप जो रैट रेस के अंदर हम सब भाग रहे हैं, आप मुझे बताइए तला कि 20 सालों के अंदर कोई बानो कुत्सिया, कोई फातिमा सुरैया बजिया, कोई असगर नदीम सैयद, कोई अमजद इस्लाम अमजद, कोई आबिद अली, कोई फिरदौस जमाल, कोई ऐसा आर्टिस्ट आया है नूर जहां, या ऐसे लोग आए हैं कोई भी नहीं में? तो कोई भी बताइए, कोई भी नहीं बानो आई है कोई अभी पिछले 20 सालों के अंदर? कोई भी सॉरी टू से नहीं आई, बिकॉज लोगों के इंटरेस्ट, अब जो मीडिया में एक दूसरे के साथ अच्छा है उसको काम मिलेगा, सॉरी टू से, जो नहीं है एक दूसरे के साथ स्क्रीन पे जैसा वो परफॉर्म करे, एवरेज भी परफॉर्म कर ले, दैट्स ओके, दैट्स लॉबी का हिस्सा होना जरूरी है जी, लॉबी का हिस्सा होना जरूरी है, लॉबी का हिस्सा। आई एम सॉरी टू से दैट, बिल्कुल ऐसा ही। अब I'll take this discussion to हनीफ साहब, if you would allow me, यासिर भाई, we're a little short on time। हनीफ भाई प्लीज आप इसके ऊपर ऐड करें, क्या वजह है कि 50-50 के बाद 100-100 नहीं बन सका, और अच्छा कंटेंट तो भूल ही जाओ। देखिए, बहुत माजरत के साथ मैं बहुत सबके साथ बहुत माजरत के साथ एक बात बोलूँगा कि देखिए 50-50 जिस दौर में होता था ना, वो दौर कुछ और था। उस वक्त के मसाइल बहुत सारे जूं के तू हैं, लेकिन हमें सिर्फ उसी की मिसाल नहीं देनी चाहिए कि हम 50-50 जैसा ही क्यों नहीं कर पाए। नहीं, बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी हुई हैं, हमें उससे निकल के भी दूसरा कुछ सोचना चाहिए, और वो हुआ है। 50-50 बहुत अच्छा था और अच्छा है आज भी, उसमें से बहुत सारे मसाइल उसी तरह के हैं, तो वो खा के आज भी उसी तरह तरोताज़ा हैं। लेकिन उसके अलावा देखिए काम हुआ है। मैं एक बात की तरफ आऊँगा, यासिर की जो इन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, और आपने भी उसको इंडोर्स किया कि जो अब लॉबिंग जो हो रही है ना, वो लॉबी का आदमी कैसा भी काम करे, अच्छा करे बुरा करे, उसमें टैलेंट है या नहीं है, प्रमोशन उसको मिलनी है, बार बार पर्ची चलेगी, मेरिट नहीं, बार बार टीवी पे उसी को आना है। देखिए, दो तरीके से आदमी मशहूर होता है, या तो वो अच्छा काम करे, एक दफ़ा कर जाए तो वो सालों के लिए मशहूर हो जाता है, या अब जो हो रहा है ज़्यादा टीवी पे जो आता रहता है, बस समझते हैं कि यार ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट होगा इसलिए बार बार टीवी पे आता है। तो जब हम एक मेरिट बेस पे हम काम करवाना शुरू करेंगे
सलाहियतों को सही तरह प्रमोट करना शुरू करेंगे तो फिर 50-50 वाला 100% भी आपको वो मिलेगा। आमीन। अच्छा, ठीक है ना? वैसे यही लोग जो अभी चैनल्स पे हैं, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले कुछ और हुआ करते थे। मैं आपको बताऊं, जब हुमायूं सईद मेरी टेलीफिल्म्स में आया, मैं उसको कहीं से नहीं जानता था। जब मेरे पास फखरे आलम आया, मैं उसको कहीं से नहीं जानता था। शहजाद रॉय, ये जितने आर्टिस्ट हैं, जवेरिया अब्बासी, निदा यासिर, इन सबको इनके टैलेंट पे हम तो कोई इनको जानते भी नहीं थे पर्सनली। ये हमारे पास आए, हमने इनको चांस दिया अपनी प्रोडक्शन के अंदर, म्यूजिक चैनल चार्ट्स में, मेरा घर एक वर्लपूल, टेलीफिल्म में। अभी भी यहाँ से भी, जैसे अरमीरा राना खान है यहाँ की एक आर्टिस्ट में, जस्टिस, वो मेरे पास आई जब वो पाकिस्तान गई भी नहीं थी, तो हमने उनको चांस दिया अपनी प्रोडक्शन में, यहाँ से पोर्टफोलियो बना के। तो ऐसे आपको ओपन डोर रखने चाहिए, ओपन माइंडेडनेस चाहिए, और बड़ा देखिए- दिल रखना चाहिए कि इसको आप चांस दें। जी सॉरी यासिर, मैं यहाँ एक बात ऐड करूँगा, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन कोई और है नहीं तो मुझे अपने लिए ये बोलना पड़ रहा है। जो कैंडिड कैमरा, आप सब लोग गवाह हैं, व्यूवर्स गवाह हैं, यासिर आप गवाह हैं, आप सब लोग गवाह हैं। ये बिल्कुल जेन्युइनली ये मेरा अपना आइडिया था कि इन लोगों को, अली हैदर को, सज्जाद अली को, जुनैद जमशेद को गेटअप करा के इनके साथ, ये लोगों के साथ प्रैंक कर रहे हैं, मैं इनके साथ प्रैंक कर रहा हूँ, ये कभी कहीं भी नहीं हुआ था। ये हमने हाँ, I शुरू know, किया। आपने पाकिस्तान में पहली दफा ये शुरू ठीक किया। है, 1996 में मैंने सज्जाद अली को गेटअप करा के, अली हैदर को, और बहुत सारे लिस्ट थी। फिर 2016 में या 17 में सोनू निगम साहब मेकअप करके वो बाजा बजा रहे हैं बैठ के, टाइम खत्म हो रहा है पीपल नहीं के नीचे। तो जो जेन्युइन चीज़ है वो तो हमेशा ताज़ा रहती रहेगी। है। और आलिया, उसको support करें। आपके व्यूज इस टॉपिक के ऊपर? मैं ये समझती हूँ कि टीवी और ये सारे मीडियम बहुत ये एजुकेशनल होने चाहिए। इंटरटेनमेंट तो है, लेकिन हम पहले बजिया के जब ड्रामे देखते थे तो इंटरटेनमेंट के साथ ही वो हम एजुकेट कर देती थी। हसीना मुइन की जो हीरोइन होती थी वो काफ़ी अच्छी और तेज़ और ज़माने के साथ चलती थी, लेकिन इंतहाई शगुफ्तगी से वो अपनी ज़िंदगी गुजारती थी, अपने फैसले किया करती थी। तो जो इंटरटेनमेंट के साथ जो एक पॉजिटिव एजुकेशन है वो क्यों ख़त्म हो गई? और ये जो कहा जाता है कि भाई जो आवाम देखना चाहेगी वो हम बनाएंगे क्योंकि कमर्शियलिज्म है, मैं ये कहती हूँ कि हमारी आवाम है, हमने इसको जिस तरफ लेके जाना है, Yes. हम टेक्निकली और तरीके से उसको हैंडल करके वैसे लेके जाएंगे जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्द को वहीं लेकर जाता है जहां उसने लेकर जाना होता है, गैर महसूस तरीके से। ठीक इसी तरह माँ भी लेकर जाती है। अब मुझे लगता है कि माशरे में वो माँ वाला किरदार, वो वाली फीलिंग, ओनरशिप कहीं नहीं रही। हर शख्स कहता है कि जिसका जो दिल चाहे करे। मेरे पास हर मामले में पैसा आना चाहिए। पैसा जिंदगी में कुछ देता होगा, सब कुछ कभी भी नहीं दे सकता। वेल सेड। मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आई एम आउट ऑफ टाइम। यासिर भाई जल्दी से ऐड कर दें। तला बात ये है कि जो एक डाइवर्सिटी होती थी ना पहले, कि डिफरेंट टाइप के डायरेक्टर्स होते थे, शहजाद खलील साहब, इकबाल अंसारी साहब, काजिम पाशा साहब, साहिरा काजमी, ये एक डिफरेंट बुके होता था लोगों का, अलग अलग तरह की सोच लोगों को देखने को मिलती थी। आजकल ये हो रहा है कि एक जैसे डायरेक्टर एक सेट पैटर्न के ऊपर काम करें, एक ड्रामे से दूसरा ड्रामा आप देखें, एक फिल्म से दूसरी फिल्म देखें, एक जैसा ट्रीटमेंट, एक जैसी चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। लेकिन यहाँ यासिर भाई एक बात और बोलूँगा मैं कि हम जिस तरह अपने पुराने लोगों की मिसाल दे रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है कि आज अच्छा काम नहीं हो रहा। जो आज भी सोच समझ के और ऐसी एंटरटेनमेंट, जैसा कि अभी आलिया साहिबा ने कहा, एजुकेशनल हो, वो जो आज दे रहा है ना, आज वो बहुत पसंद की जा रही है और हमेशा पसंद की जाएगी। सिर्फ बात यह है कि चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पेश की जाए और मेरिट के बेस पे हो। बस बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ राजा साहब, यासिर अख्तर साहब, आलिया आपा साहब, उनसा शाह, थैंक यू सो वेरी मच। और आप सब मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। आखिर में एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।